Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and viewers. Today we are going to study political system of South Asia. And in this course, political system of South Asia, we will study 8 countries: Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, Sri Lanka, and Afghanistan. ये जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्योंकि इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम जस्ट इस कोर्स के टाइटल पे फोकस करें, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशिया, तो टाइटल में हमें दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड व्हाट इज़ साउथ एशिया। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, what are the key characteristics of a political system and which region is called South Asia। और साउथ एशिया को अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली पहले आपको एशिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। व्हाट इज़ सिस्टम, सिस्टम क्या है? उर्दू में हम इसे निज़ाम कहते हैं। निज़ाम क्या है? सियासी निज़ाम होता है, इक़्तिसादी निज़ाम होता है, तालीमी निज़ाम होता है। तो ये जब हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज के अंदर भी सिस्टम की टर्म यूज़ करते हैं, इवन आप अपने एक कंप्यूटर के लिए भी सिस्टम की टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, आप ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए भी सिस्टम की टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में अपनी रूटीन लाइफ के अंदर सिस्टम का वर्ड रिपीटेडली यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ एग्जैक्टली सिस्टम इज़, सिस्टम एग्जैक्टली है क्या? हम जब ये वर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं, उस वक़्त हम कहना क्या चाह रहे होते हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसे ग्रुप का नाम है जिसके डिफरेंट पार्ट्स रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर, और वो डिफरेंट एलिमेंट्स, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं टू ऑपरेट। कुछ परफॉर्म करने के लिए कुछ जो फंक्शन उनको असाइन किया गया है, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो एलिमेंट्स, वो कंपोनेंट्स और वो पार्ट्स, दे आर रेगुलरली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो वी कैन से दैट सिस्टम एक ऐसे इंटीग्रेटेड होल को कहते हैं जिसके डिफरेंट पार्ट्स, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसके डिफरेंट एलिमेंट्स रेगुलरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। जब हम वर्ड इंटरडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर उसमें से आप एक एलिमेंट को माइनस कर देते हैं तो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे दे वुड नॉट बी इन अ पोजीशन कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। सो वी कैन से कि हर एक जो सिस्टम होता है उसकी कुछ स्पेशल और टेम्पोरल बाउंड्रीज़ होती हैं, और जो सिस्टम है वो अपनी उन पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ के अंदर ही अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। और अगर उसे उस बाउंड्री से बाहर निकाल दिया जाता है और जो आउटसाइड द बाउंड्रीज़ एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक अगर उस सिस्टम को एडजस्ट नहीं किया जाता तो हो सकता है सिस्टम उन फंक्शंस को परफॉर्म ना कर पाए जिन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। सो यू कैन से कि सिस्टम की जो सराउंडिंग है और जो सिस्टम का एनवायरनमेंट है, सिस्टम उससे इन्फ्लुएंस होता है, और समटाइम सिस्टम उस एनवायरनमेंट पे, अपनी सराउंडिंग पे असर भी छोड़ता है। यानी सिस्टम उस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता भी है और उस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता भी है। और हर एक जो सिस्टम है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जब मिलता है, जब रेगुलरली इंटरेक्ट करता है, तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफ़िल करता है, और वो जो पर्पस है वही एक्चुअली उस सिस्टम के फंक्शंस हैं। तो एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसका जो स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टैंड करना है, और वो स्ट्रक्चर कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो आपको अंडरस्टैंड करना है।
अगर आपको याद हो तो हमने एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ी थी, और उस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में हमने सिस्टम को दो बेसिक कंपोनेंट से अंडरस्टैंड किया था कि एक सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या हैं और सिस्टम के वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। और जब हमने उन फंक्शंस को डिस्कस किया था तो उन फंक्शंस को डिस्कस करते हुए अगर आपको याद हो तो हमने इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस और साथ ही साथ फीडबैक फंक्शंस को भी डिस्कस किया था। और हमने उसमें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था जहाँ से वो इनपुट्स आ रही थी सिस्टम के पास, और सिस्टम अपने स्ट्रक्चर्स की मदद से उन इनपुट्स पे प्रोसेसिंग कर रहा था और उन्हें आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहा था। और फिर वो जो आउटपुट सिस्टम ने दी, वो आउटपुट उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाके उस आउटपुट को उस एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जा रहा था, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, और फिर जो रिव्यू आ रहा था वो फीडबैक की शक्ल में था कि क्या जो फंक्शंस इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जो इंटेंडेड फंक्शंस थे इस सिस्टम के, क्या इस सिस्टम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो इंटेंडेड फंक्शंस डिलीवर कर रहे हैं, उनको परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिस्टम को समझने के लिए आपको याद रखना है कि सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का रेगुलरली इंटरेक्शन ज़रूरी है, और सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना भी एक उसकी कंडीशन है। और सिस्टम हम किसी एक कंपोनेंट को नहीं कहते, हम दो कंपोनेंट्स को नहीं कह रहे सिस्टम, और या हम जो स्कैटर्ड कंपोनेंट्स हैं उनको सिस्टम नहीं कह रहे। इट्स ट्रू कि सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक दूसरे के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना भी ज़रूरी है, और उन कंपोनेंट्स का एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ आपने वो पर्टिकुलर कौन से सिस्टम में काम कर रहा है, वो सिस्टम को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, और सिस्टम उस एनवायरनमेंट से किस तरह से इन्फ्लुएंस ले रहा है, और सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या हैं, और सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम। तो अगर हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम की बात करें, यहाँ पर हम जनरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम अभी तक किसी पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्कस नहीं कर रहे। ना हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना ही किसी सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड सिस्टम। और सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज़ इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन किसके दरमियान होगी? अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट सिस्टम। और वो जो सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फंक्शन करेगा, और उस सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होंगे, और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट देयर आर 4 basic characteristics of a system. Number 1 is interdependence and integration, यानी वो जो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में एक हम आहंगी पाई जाएगी, उनके दरमियान एक यकजहती पाई जाएगी, इंटीग्रेशन होगी। एंड नंबर 2 एनवायरनमेंट, माहौल। नंबर 3 स्ट्रक्चर, एक ढांचा होगा। एंड नंबर 4 उसके मकासद क्या हैं और उसके अफ़ाल क्या हैं, उस सिस्टम के पर्पस क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। यहाँ तक तो हमने वर्ड सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया। अब अगर हम बात करें कि देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स, देयर इज़ ए वेरी वास्ट वैरायटी ऑफ सिस्टम्स लाइक इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम, बट द फोकस ऑफ दिस लेक्चर इज़ ओनली ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर आपको टाइटल याद हो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशिया, सो हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो फोकस है इस लेक्चर में वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशिया पर है। तो हमने सिस्टम वर्ड को अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पॉलिटिकल सिस्टम को कहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम इन एनी परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व्स पावर। पावर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इट मीन्स पावर वुड बी इन्वॉल्व, अथॉरिटी, रूल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी तो हम
पॉलिटिक्स की बात करेंगे। सो व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम? ये एक ऐसा परसिस्टेंट पैटर्न है ह्यूमन रिलेशनशिप का। अब याद रखें कि एक पॉलिटिकल सिस्टम हो या इकोनॉमिक सिस्टम हो या सोशल सिस्टम हो, अगर आप उसमें से ह्यूमंस को निकाल देंगे तो वो एक बिल्कुल बेजान चीज़ होगी जो कि कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, किसी तरह का कोई भी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को भी रन कौन कर रहा है? इंसान। अगर आप एक सोशल सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप एक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, तो उसको भी रन कौन कर रहा है? ह्यूमंस। सो ह्यूमन रिलेशनशिप, और वो ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? पावर, रूल एंड अथॉरिटी। इट इज़ अ कलेक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि एक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? दे आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो सियासी इदारे हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से एसोसिएशंस, ये भी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का एक कंपोनेंट है, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मिंग रोल्स बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गोल्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सर्टन नॉर्म्स और सर्टन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रही होती हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ ए कलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन याद रखें कि जब भी हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो पावर है, रूल है, अथॉरिटी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, political associations, political organizations, and they would have been involved in that particular political system. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सिस्टम वर्ड और पॉलिटिकल सिस्टम ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसी टाइटल के दूसरे पार्ट की तरफ, साउथ एशिया। और साउथ एशिया को समझने से पहले हमें एशिया को समझना पड़ेगा। एशिया क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। ये एक सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे लोग रहते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया की जो सबसे बड़ी तादाद है आबादी की, वो कहाँ पे रहती है? वो एशियन कॉन्टिनेंट में रहती है। सो यू कैन से कि जो एशियंस का नंबर है वो दुनिया में बाकी जितने भी डिफरेंट आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा है। अगर हम बात करें लोकेशन की, जियोग्राफिकल लोकेशन की एशियन कॉन्टिनेंट की, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इसे कैसे याद रखना है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैप से समझाऊंगी। एशिया के बिल्कुल साथ जो दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं, दे आर नॉट जियोग्राफिकली सेपरेटेड। और कॉमनली एक्सेप्टेड जो बाउंड्री है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, वो यूराल माउंटेन रेंज और यूराल रिवर है। और जब हम इकट्ठे बात करते हैं एशिया और यूरोप की ज़मीन के बारे में, सिंपली यू कैन से व्हेन वी टॉक अबाउट एशिया एंड यूरोप्स लैंड मैस कंबाइंड इन अ कंबाइंड सेंस, इट इज़ कॉल्ड यूरेशिया। यूरेशिया कोई अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि जब आप एशिया और यूरोप का जो इकट्ठा लैंड मैस है तो आप उसको यूरेशिया का नाम देते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो एशिया है, इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर देखें कि दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ यूरोप। और यूरोप और एशिया के दरमियान आपको कोई जियोग्राफिकल जो सेपरेशन है वो नज़र नहीं आ रही, जबकि अगर आप बाकी कॉन्टिनेंट्स को देखें तो यहाँ पर जियोग्राफिकल सेपरेशन बड़ी क्लियर है। अफ्रीका है, अफ्रीका जो है वो एशिया और यूरोप से जियोग्राफिकली सेपरेटेड है। ऑस्ट्रेलिया जियोग्राफिकली सेपरेटेड है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, दे आर आल्सो जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स। लेकिन अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो दे आर जियोग्राफिकली combined. And when we talk the combined landmass of Europe and Asia, it is called Eurasia. अब हमने इसके जो हेमिस्फेयर है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज जस्ट आई सेड दैट कि एशिया जो है वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वाक़ है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
यहाँ पर आपके सामने वर्ल्ड ग्लोब है और यहाँ पर देखें कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर वर्ल्ड ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्ल्ड ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आपने इसको एक सिंपल वे से याद रखना है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है, अभी आप ये जो वर्टिकल लाइन है इसे भूल जाएं, प्राइम मेरिडियन को भूल जाएं, सिर्फ आपने इक्वेटर को याद रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को याद रखना है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा, इसको आपने ओ से याद रखना है, सॉरी एन से याद रखना है, क्योंकि ऊपर को आप सपोज करें कि आप ओ से स्टार्ट कर रहे हैं और ओ और एन ये चूँकि दोनों जो हैं ये बिल्कुल, अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को देखें तो दे आर द कंसेक्टिव अल्फ़ाबेट्स, तो आपको ये याद रहेगा एन ओ या ओ एन, जैसे भी आपने याद रख लेना है, ओ एन रख लें या एन ओ याद रख लें। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा है ये सारा सदर्न हेमिस्फेयर है। यानी वो कॉन्टिनेंट्स जो कि नीचे वाले हिस्से में आएंगे उन्हें हम सदर्न, जो भी उनके नाम हैं उनके नाम के साथ सदर्न का वर्ड अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों आ रहा है। और ये जो ऊपर वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर यहाँ पे किसी के साथ नाम के साथ नॉर्थ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके नाम के साथ नॉर्थ क्यों आ रहा है। और अगर हम एक ही कॉन्टिनेंट के किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ अगर सेंट्रल का वर्ड आ रहा है या वेस्ट का वर्ड आ रहा है या नॉर्थ का आ रहा है या ईस्ट का आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला पार्ट है उसको आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अंडरस्टैंड करना है, जो नीचे वाला है उसको आपने सदर्न अंडरस्टैंड करना है। अब हम चलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। अब आप इस वर्टिकल लाइन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, प्राइम मेरिडियन पे। ये वर्टिकल लाइन भी बिल्कुल वर्टिकली ग्लोब को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और जो आपके राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड वाला जो पार्ट है वो ईस्ट कहलाएगा और जो आपकी लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है यानी प्राइम मेरिडियन के लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है, इस वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। अब हमने दुनिया को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लिया। ये जो ग्लोब है इसको हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर आप इस पार्ट को देखें, एक तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और दूसरा ये इस तरफ है, ये देखें ये वाला जो सारा हिस्सा है ये ईस्ट की तरफ है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। अगर आप इधर आ जाएंगे तो ये भी नॉर्थ है लेकिन ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। इधर आप आ जाएंगे तो ये साउथ है लेकिन ये वेस्टर्न सदर्न वेस्टर्न है और इधर अगर आप आ जाएंगे तो ये सदर्न ईस्टर्न है। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि एशिया की लोकेशन क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब एशिया के साथ ये सारा यूरोप है, तो यूरोप जो है उसकी लोकेशन भी आप साथ ही साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप अफ्रीका को देखें, ये जो पार्ट कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका है। अफ्रीका जो है वो आपको 3 बॉक्सेस में नज़र आ रहा है, 3 पार्ट्स में नज़र आ रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये आप देखें तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। ये जो है ये ईस्टर्न सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और ये वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। जबकि अगर आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट है तो ये सारा आपको एक ही पार्ट में नज़र आ रहा है, इसका कोई भी हिस्सा आपको सदर्न हेमिस्फीयर में नज़र नहीं आ रहा। और इसको अगर आप देखते हैं तो ये साउथ अमेरिका है, ये सारे का इसका जो मेजर पार्ट है, जो बड़ा चंक है इसका, वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में नज़र आ रहा है और साथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आपको सारे का सारा सदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में नज़र आ रहा है। तो ये आई होप कि आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हमने चूँकि फोकस करना है साउथ एशिया पे, एशिया के एक रीजन के ऊपर, तो ये जो साउथ एशियन रीजन है, ये साउथ एशियन रीजन के अंदर हमने 8 कंट्रीज़ को स्टडी करना है। अफ़गानिस्तान अगरचे एक बॉर्डरिंग स्टेट है साउथ एशिया में के, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है और इसको जब तक ये सार्क में शामिल नहीं हुआ था तो इसे साउथ एशियन कंट्री भी कंसिडर नहीं किया जाता था। जो सार्क है जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की एक
एसोसिएशन है। जब अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हो गया तो इसको साउथ एशियन कंट्री ही अब कंसिडर किया जाता है, और चूँकि ये बहुत स्पेशल है, इस पूरे सिनेरियो को, पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने इन लेक्चर्स में। और अगरचे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये चाइना है, तो चाइना जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में, लेकिन चाइना जो है वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। चाइना किस पार्ट में आता है ये आप जो मैंने आपको भी चीज़ें अंडरस्टैंड करवाई हैं कि आपने इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। इसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, उसकी जो राइट साइड वाला पार्ट है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और उसकी जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। इसी तरह से आपने किसी भी कंट्री को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, या किसी भी रीजन को आप 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके तो उसकी लोकेशन को एग्जैक्टली याद रख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान की, तो ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ ही आपको ईरान नज़र आ रहा है, और ये साथ पाकिस्तान है। अब यहाँ पर आप सिर्फ ये देखें कि जो पाकिस्तान की वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान के साथ मिला हुआ है, जबकि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो इंडिया के साथ मिला हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिला हुआ है, और पाकिस्तान का जो सदर्न बॉर्डर है वो अरेबियन सी है, उस साइड पर अरेबियन सी है। आपने बिल्कुल उन्हीं 4 जो प्रिंसिपल, अभी मैंने आपको 2 प्रिंसिपल समझाए हैं, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, उन्हीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को आपने याद रखना है, तो आप इनकी जो लोकेशन है एग्जैक्टली उसको याद रख सकेंगे। ये जो पार्ट है ये इंडिया है, इंडिया का एक स्पेसिफिक इस मैप में कलर दिया हुआ है, इससे आप अंडरस्टैंड करें कि यहाँ से ये सारा ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ये नेपाल है, छोटा सा कंट्री। नेपाल के 3 तरफ इंडिया है और नेपाल के एक तरफ चाइना है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भूटान की बात करें, भूटान का साइज़ बहुत छोटा है, तो भूटान के भी अगर आप देखें तो तीनों तरफ इंडिया है और उसके एक तरफ चाइना है। ये बांग्लादेश है जो लाइट सा ग्रीन कलर है, लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ ज्योग्राफिकल बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। इनके दरमियान क्या है? इनके दरमियान इंडिया है। ये जो बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान का पार्ट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आप लोगों को याद होगा, लेकिन 1971 में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो गया। आपने शुरू में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान का जो एक सूबा था या जो इसका एक पार्ट था ईस्ट बंगाल, वो हज़ारों मील दूर था और दरमियान में इंडिया था। तो अब आपको ये मैप देख के समझ आ जाना चाहिए कि ये जो विंग था जिसको वेस्ट विंग का नाम दिया गया 1 यूनिट स्कीम में, और इसको ईस्ट विंग का नाम दिया गया, कि ये जियोग्राफिकली सेपरेटेड थे, ये जियोग्राफिकली कंटिगुअस नहीं थे, इनके दरमियान कोई ज़मीनी राबता नहीं था। बल्कि अगर पाकिस्तान इंडिया की सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करता तो पाकिस्तान को या तो यहाँ से चाइना का जो टेरिटरी है उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर म्यांमार की तरफ आना पड़ेगा, और फिर बांग्लादेश तक रसाई हासिल होगी, या फिर पाकिस्तान जो है वो जो वाटर रूट है, वो अरेबियन सी का जो रूट है उसको इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश तक पहुंचेगा। तो ये जो डिफरेंट रीजंस थी, जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी, ये भी एक बिग रीज़न थी, ये जो ईस्ट बंगाल सेपरेशन ट्रेजेडी है उसके पीछे। म्यांमार को हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा चूंकि मेजर फोकस इस लेक्चर में साउथ एशिया पर है, तो आपने यहाँ पर बांग्लादेश और बांग्लादेश के बिल्कुल ऊपर भूटान है, इसको आप बी से याद रखें। बांग्लादेश भी बी से बन रहा है और भूटान भी बी से बन रहा है, तो बांग्लादेश के एग्जैक्टली ऊपर जो कंट्री है वो इंडिया, और इंडिया के बिल्कुल यानी दरमियान में इंडिया तो फैला हुआ है ना हर तरफ, तो उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो आपका भूटान नज़र आएगा, और भूटान के बिल्कुल साथ है नेपाल, और आगे सारा आपको इंडिया नज़र आता है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये सिंध है, ठीक है, और ये सारा पंजाब है। तो पंजाब और सिंध ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये बलूचिस्तान है, और इसी तरह से ये भी बलूचिस्तान है। और यहाँ हम ऊपर की तरफ अगर चले जाएंगे, ये वाला जो इलाका है तो यहाँ पर केपी है, तो केपी और बलूचिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं।
जबकि बलूचिस्तान जो है वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और ये जो दो हिस्से हैं, ये जो अरेबियन सी है, ये बलूचिस्तान के साथ भी है और सिंध के साथ भी है, इसीलिए यहाँ पर आपको कराची पोर्ट भी नज़र आती है। और अगर आप ईरान को थोड़ा सा आपने पढ़ा हो तो जो चाबहार पोर्ट है, अक्सर ये कहा जाता है कि जो गवादर पोर्ट है, गवादर बंदरगाह है, उसको compete करने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया ईरान में चाबहार पोर्ट के ऊपर। तो ये चाबहार पोर्ट भी बिल्कुल अरेबियन सी में है और यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इधर देखें तो आपको ये जो दो कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, एक मालदीव्स है और एक श्रीलंका है जिसका कैपिटल कोलंबो है। आगे जाके हम इनके कैपिटल्स भी पढ़ेंगे और इनकी करेंसीज क्या हैं, इनकी नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स कितनी हैं, और इन बाकी जो पर्टिकुलर इनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपने इनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो एटलीस्ट याद रखनी है 8 मुल्कों की। जी, अभी हम 8 मुल्कों की बात कर रहे थे, तो सबसे जो बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो आपको पता है कि इंडिया है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में जिसको जॉइंट का दर्जा हासिल है वो इंडिया है। नंबर 2 पर जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तान है, और नंबर 3 पे अफ़गानिस्तान है, नंबर 4 पे बांग्लादेश है, और नंबर 5 पे नेपाल है, नंबर 6 पे श्रीलंका है, नंबर 7 पे भूटान है, और नंबर 8 पे मालदीव्स है। यानी मालदीव्स जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर मुसलमान आबादी की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये साउथ एशियन रीजन का सबसे छोटा मुल्क है। अगर बात की जाए इनके कैपिटल सिटीज़ की, तो अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो आप सबको पता है काबुल है, बांग्लादेश का ढाका है, भूटान का थिम्फू है, इंडिया का न्यू दिल्ली है, मालदीव्स का माले है, और नेपाल का खटमंडू है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, और श्रीलंका का कोलंबो है। साउथ एशियन कंट्रीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ रिलीजन 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स, दीज आर द स्टेट्स जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। और अगर बात की जाए इंडिया और नेपाल की, तो ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन इज़ इन मेजॉरिटी। और अगर बात की जाए श्रीलंका की और भूटान की, तो यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है, जो बुद्धिस्ट्स हैं, उनकी तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। तो 3 यहाँ पर बड़े रिलीजन हैं, बाकी छोटे छोटे रिलीजन भी मौजूद। छोटे छोटे रिलीजन से मुराद ये है कि उनके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो कम है। क्रिश्चियनिटी भी मौजूद है, सिखिज़म भी मौजूद है, जैनिज़म भी मौजूद है, लेकिन जिनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, या आप ये कह लें कि जो डोमिनेंट रिलीजन हैं साउथ एशिया के अंदर, वो 3 आपको नज़र आते हैं, इस्लाम, हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म। और 8 में से 4 जो स्टेट्स हैं वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, दे आर इन मेजॉरिटी। और 2 स्टेट्स इंडिया और नेपाल जहाँ पर हिंदूज़ की मेजॉरिटी है, और 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म के जो मानने वाले हैं, जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं, दे आर इन मेजॉरिटी। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रही है, लाइक कलोनियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस इन साउथ एशिया। क्योंकि कलोनियलिज्म और नेशनलिज्म को साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साउथ एशिया की हिस्ट्री देखते हैं, तो साउथ एशिया की जो 8 मुल्कों की अभी हमने बात की, 8 स्टेट्स की हमने बात की, तो या तो ये ब्रिटिश की प्रोटेक्टोरेट स्टेट रही है किसी न किसी वक्त में, और या ये फुल फ्लैज ब्रिटिश की कॉलोनी रही हैं। तो ये जो प्रोटेक्टोरेट्स होती हैं, कॉलोनीज़ होती हैं, कॉलोनाइज़र कौन था, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म? यू कैन से दैट इट इज़ अ पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। ये यहाँ तक एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि कॉलोनियलिज्म क्या है। ये एक पॉलिसी है, ये एक प्रैक्टिस है। किस चीज़ की प्रैक्टिस है? किसी दूसरे मुल्क का मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर लेना, या उसके किसी एक पार्ट का कब्ज़ा हासिल कर लेना, और वहाँ का जो सियासी निज़ाम है उसको अपने मुताबिक चलाना। यानी वहाँ की जो सियासत है उस पे रूल किसका है? उस पे रूल इन्वेडर का है, उस पे रूल कॉलोनाइज़र का है। और इसके साथ साथ जो कॉलोनाइज़र है
वो उस कॉलोनी जिस पे उसने कब्ज़ा कर लिया है, वो उसकी सरज़मीन पर अपने बाशिंदों को लाकर वहाँ पर आबाद करता है। सब कॉन्टिनेंट को आप देख लें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में अंग्रेज़ों को लाकर आबाद किया गया था, और शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता अपने पाँव जमाना शुरू किए, और उसके बाद उसने अपनी आर्मी बनाना शुरू की, और थोड़े-थोड़े जो कमज़ोर राजे और महाराजा थे, उनका सियासी निज़ाम अपने हाथ में लेना शुरू किया। और बाद में 1857 की वार के बाद सब कॉन्टिनेंट के ऊपर फुल फ्लेज जो रूल है और जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो किसके पास चला गया था? ब्रिटिशर्स के पास चला गया था, बरतानिया के पास चला गया था। और इसका मकसद क्या होता है? दूसरी एक रियासत का दूसरी रियासत के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हासिल कर लेना, और तब उसका रियासत का जो दर्जा है, जो उसका स्टेट का स्टेटस है, वो ख़त्म हो जाएगा, या उसके एक पर्टिकुलर पार्ट पे कब्ज़ा कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, उसका वहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के ले जाना, और फिर अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर उस पे प्रोसेसिंग करके जो फाइनल प्रोडक्ट्स बना के वहाँ पे बेचना, या दुनिया के किसी और मार्केट के अंदर उनको सेल करना। तो ये दिस इज़ कॉलोनियलिज़्म। कॉलोनियलिज़्म क्या है? ये एक ऐसी पॉलिसी और एक ऐसी प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें एक जो कंट्री है वो किसी दूसरे कंट्री पे मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे वहाँ पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कायम करता है, और उसकी सरज़मीन पे, उसकी ज़मीन पर अपने लोगों को वहाँ पे आबाद करता है। सेटलर्स वहाँ पे सेटल किए जाते हैं, और उस रीजन को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, लेबनान, लाओस, कंबोडिया, और इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ मौजूद हैं जो कि एक वक़्त में वो कॉलोनी थे। वो चाहे फ़्रांस की कॉलोनी थे, या वो स्पेन की कॉलोनी थे, या वो पोर्टुगल की कॉलोनी थे, या वो बरतानिया की कॉलोनी थे, लेकिन बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स आपको दुनिया में ऐसे मिल जाएंगी कि जहाँ पर वो किसी न किसी दूसरे मुल्क की कॉलोनी रहे हैं। इवन कि अगर आप यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए भी अपनी इंडिपेंडेंस से पहले बरतानिया की कॉलोनी था। जो 13 कॉलोनीज़ जिन्होंने आज़ादी हासिल की बरतानिया से जंग करके, ताकत के ज़ोर पे, उनके साथ ये वहाँ पर पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हुई थी, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने इंडिपेंडेंस वार की थी वहाँ पे, और वार के ज़रिए से इंडिपेंडेंस हासिल की थी। तो हमने कॉलोनियलिज़्म कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, वो है नेशनलिज़्म। नेशनलिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है दैट गिव्स अ नेशन अ सेंस ऑफ यूनिटी। लेकिन आपके अंदर जो सेंस ऑफ यूनिटी है वो कैसे आती है? बाय इम्पोजिंग ऑन देम द सेम सेट ऑफ आइडेंटिटीज़। यानी वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो अपने आप को एक नेशन उस वक़्त कंसिडर करता है, और उस वक़्त उसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आती है जब उनके दरमियान कुछ कॉमनैलिटीज़ होती हैं, जब उनके दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जब वो सेम आइडेंटिटी शेयर करते हैं। और वो जो आइडेंटिटी है वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी भी हो सकती है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी हो सकती है, कल्चरल आइडेंटिटी भी हो सकती है, रिलीजियस आइडेंटिटी भी हो सकती है, वट एवर दैट आइडेंटिटी इज़। लेकिन वो आइडेंटिटी कॉमन होनी चाहिए, वो आइडेंटिटी सिमिलर होनी चाहिए। तो ऐसा जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो जब अपने आप को एक पर्टिकुलर ग्रुप का अपने आप को एक डिस्टिंक्ट ग्रुप कंसिडर करते हैं, तो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबर्स हैं, दे फील देमसेल्व्स द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होती है, और इस तरीके से उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी भी बिल्ट अप होती है। साउथ एशिया के केस में आपको हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, साइलोन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि श्रीलंका के अंदर चलाई गई, ये भी आपको नज़र आएंगी। क्योंकि अगर बात की जाए पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की, तो आपको पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस को और जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुस्लिम नेशनलिज्म का स्लोगन है उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हिंदू नेशनलिज्म का जो स्लोगन है उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेशनलिज्म को अंडरस्टैंड करने हम कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो वर्ड नेशन है वो भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि नेशन क्या है। नेशन एक लोगों के ग्रुप को कहते हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पे अलग अलग ज़ुबानें बोलने वाले, अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो क्या हम, लेकिन वो एक ग्रुप है, तो क्या हम उस एक ग्रुप को नेशन कह सकते हैं? नो, वी कांट से देम एज अ नेशन।
क्यों? क्योंकि एक नेशन को बनाने वाले कुछ मार्कर्स होते हैं और वो जिनको हम आइडेंटिटी मार्कर्स कहते हैं। ऊपर हमने भी बात की कि वो कॉमन होने चाहिए, कॉमनैलिटीज़ होने चाहिए। वो कॉमनैलिटीज़ और वो जो आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, लैंग्वेज भी एक आइडेंटिटी मार्कर है, कल्चर भी एक आइडेंटिटी मार्कर है, रिलीजन भी एक आइडेंटिटी मार्कर है। इसी तरह से जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, शेयर्ड हिस्ट्री है, दे आर ऑल द आइडेंटिटी मार्कर्स। अगर हम बेनेडिक्ट एंडरसन की बात करें तो बेनेडिक्ट एंडरसन का जो कॉन्सेप्ट है इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ का, तो बेनेडिक्ट एंडरसन की जो डेफिनेशन है वो समहाउ ज़्यादा फेमस और परफेक्ट डेफिनेशन लगती है नेशन वर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए। बेनेडिक्ट एंडरसन ये कहता है कि वो नेशन को एक इमेजिन्ड कम्युनिटी कंसिडर करता है। इमेजिन्ड कम्युनिटी वो इसे क्यों कहता है, क्यों वो एक नेशन को इमेजिन्ड कम्युनिटी कंसिडर करता है? बिकॉज द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स नेवर पर्सनली मेट विद ईच अदर। आप देखें कि हम अगर पाकिस्तानी नेशन की बात करते हैं, या अगर आप इंडियन नेशन की बात करते हैं, या आप अगर श्रीलंकन नेशन की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी नेशन के अगर इस वक्त 22 करोड़ आवाम है, या 23 करोड़ लोग हैं, या 21 करोड़ हैं, वट एवर देयर नंबर इज़, तो ये लोग कभी भी एक दूसरे को पर्सनली तो नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस वक्त आउट ऑफ द कंट्री हैं, आप यूरोप में हैं, या आप अमेरिका में हैं, या कहीं पर भी हैं, और आपको कोई शख्स ये बताता है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप उसके लिए एक स्ट्रेंज सी अफिनिटी और एक गुड फीलिंग्स आप उसके लिए फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन आपको ये लगता है कि ही इज़ माई नेशन फेलो, और आप उससे कभी मिले नहीं होते। लेकिन वो जो एक कॉमन नेशन का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से आप उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत आपको ऐसा लगता है जैसे आप इसे बड़े लंबे अरसे से जानते हैं। इस वजह से जो बेनेडिक्ट एंडरसन है वो नेशन को एक इमेजिन्ड कम्युनिटी कंसिडर करता है। सेकेंडली वो कहता है कि ये जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है, दिस इज़ एनविजन्ड एज बोथ लिमिटेड बाय इट्स बॉर्डर एंड सॉवरन, इट हैज़ द एबिलिटी टू सेल्फ गवर्न। वो कहता है कि जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, आमतौर पर ये बाउंड्री लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तानी नेशन की बात कर रही हूँ, तो जो पाकिस्तानी बाउंड्री के अंदर आने वाले लोग हैं, या जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और सेकेंडली वो कहता है कि ये जो कम्युनिटी होती है, ये सॉवरन होती है। सॉवरन इन अ सेंस कि ये जो कम्युनिटी है, ये सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी है, यानी इसके ऊपर जो हुकूमत इसको गवर्न कर रही है वो इस कम्युनिटी की अपनी बनाई हुई है। बॉर्डर कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल एक तरह का मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरी जो स्टेट है वो उस कम्युनिटी के ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेती है, तो अगर वो कम्युनिटी कॉन्शियस एफ़र्ट्स नहीं करेगी अपने कल्चर को रिटेन करने की, अपने कल्चर को कायम रखने की, तो हो सकता है जो कॉलोनाइज़र का कल्चर है वो कल्चर वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड कर जाए, और जो इंडिजिनस कम्युनिटी का कल्चर है, जो नेटिव्स का कल्चर है, वो फेड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट कलोनियलिज़म, और मैं आपको बता रही थी कि कलोनियलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो 8 स्टेट्स जिनको हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ये किसी न किसी तरह से फुली और पार्शली दे हैड बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो 1947 तक यहाँ पर जो बरतानिया की हुकूमत रही है। बांग्लादेश की यहाँ पर इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि उस वक़्त बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का पार्ट था। बांग्लादेश 1947 में एक अलग वतन की सूरत में मौजूद नहीं था। ये 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद एक सेपरेट कंट्री की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर हुआ। अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान आपको याद होगा कि जो एंग्लो अफ़गान वार्स, तो जो सेकंड एंग्लो अफ़गान वार थी उसमें ब्रिटिश को विक्ट्री हासिल हुई थी और बरतानिया ने अफ़गानिस्तान को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट के तौर पर यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। जो फ़ॉरेन अफेयर्स थे अफ़गानिस्तान के वो जो ब्रिटेन था वही कंट्रोल कर रहा था। अगरचे इन बहुत सारे जो इंटरनल मैटर्स थे उसमें अफ़गानिस्तान आज़ाद था, लेकिन जो थर्ड एंग्लो अफ़गान वार है और जिसको इंडिपेंडेंस वार भी कहा जाता है 1919 की, इसमें बरतानिया ने मुकम्मल तौर पर इसमें अफ़गानिस्तान ने बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली थी और बरतानिया ने अफ़गानिस्तान की इस आज़ादी को रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया था।
अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो यहाँ पे जो बरतानिया है ये 1940 तक रहा, और 1940 में यहाँ पर बड़ा पीसफुली ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई, और जब बरतानिया यहाँ से गया उस वक्त श्रीलंका काफ़ी डेवलप, यहाँ पर जो डेवलपमेंट लेवल था वो रिलेटिवली हाई था। इसी तरह से अगर नेपाल और भूटान की बात की जाए तो इनका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेपाल और भूटान कभी भी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहे हैं, कभी भी ये बरतानिया के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोटेक्टोरेट स्टेट के इनको दर्जा हासिल रहा है। यानी ये अपने इंटरनल मैटर्स में तो फ्री थे, लेकिन जो इनके एक्सटर्नल मैटर्स थे वो बरतानिया के कंट्रोल में थे, और बरतानिया ही उनको मैनेज कर रहा था, उनको डील कर रहा था। अगर मालदीव्स की बात की जाए तो मालदीव्स भी एक लंबे अरसे तक एज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट रहा है बरतानिया की। यानी सब कॉन्टिनेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पर बरतानिया का आना और बरतानिया की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है इन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशिया की, जो कि हमारा इस लेक्चर का फोकस इस चीज़ के ऊपर है, तो आपने पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि जब भी आपने पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको उसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखने हैं: नंबर ऑफ़ रूलर्स, डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर प्रिंसिपल के मुताबिक आप देखेंगे कि क्या उस स्टेट के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुताबिक आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और नंबर ऑफ़ रूलर्स के मुताबिक आप देखेंगे क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है या वहाँ पे मोनर्की है या वहाँ पे अरिस्टोक्रेसी है। तो इन तीनों प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए अगर हम डिफ़ाइन करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम्स को, तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आपको पार्लियामेंट्री फेडरल डेमोक्रेसीज नज़र आएंगी। अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूनिटरी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस किया जाता है। अफ़गानिस्तान में ये जो मैंने सारा डाटा इकट्ठा किया है, ये तालिबान से पहले की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके हवाले से है, क्योंकि अभी तालिबान कैसी गवर्नमेंट कायम करते हैं और उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वक्त कुछ कहना इट्स टू अर्ली। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका इज़ अ यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। मालदीव जो है ये यूनिकैमरल पीपल्स मजलिस, यो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है। नेपाल जो है ये 2008 तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, लेकिन 2008 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह दिया और इन्होंने फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपनी कंट्री को डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर भूटान की बात की जाए तो आज भी भूटान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसे बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, और यहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इनका वो किंग है। तो भूटान के अंदर आज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नज़र आएगी। ये जो एक स्लाइड है आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशिया, ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव स्लाइड मैंने प्रिपेयर की है। ये बहुत सारी चीज़ें हम इसे कंपैरेटिव एनालिसिस में इससे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर बात की जाए ऑफिशियल नेम्स की, ये जो 8 स्टेट्स हम साउथ एशियन स्टेट्स पढ़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान का है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी आपको इसके ऑफिशियल नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेकुलर स्टेट है या फिर ये एक रिलीजियस स्टेट है। नेपाल रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, यहाँ पर भी रिलीजन को इनके ऑफिशियल नेम में कोई दर्जा हासिल नहीं है। भूटान किंगडम ऑफ भूटान, और अभी मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और जो किंग है वो ही हेड ऑफ़ द स्टेट है, और वो चीज़ आपको उसके ऑफिशियल नेम से भी नज़र आ रही है। बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश अगरचे एक इस्लामिक स्टेट है और इन्होंने इस्लाम को स्टेट रिलीजन भी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इनके ऑफिशियल नेम में आपको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नज़र आता है, यहाँ पर इस्लामिक वर्ड आपको नज़र नहीं आता। सेम इज़ द केस विद मालदीव्स, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है, और इसी तरह से श्रीलंका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। गवर्नमेंट्स की हमने पहले भी बात कर ली, जो यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अफ़गानिस्तान के अंदर यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के अंदर फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया के अंदर भी सेम है, नेपाल के अंदर भी फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बांग्लादेश यूनिटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मालदीव्स यूनिटरी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, श्रीलंका यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो 3 स्टेट्स हैं वो फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल,
भूटान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जबकि बाकी जो 4 स्टेट्स हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये यूनिटरी डेमोक्रेसीज़ हैं। उसके बाद अगर इनकी करेंसी की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान का अफ़गानी है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपी है, इंडिया का इंडियन रुपी है, नेपाल का नेपलीज़ रुपी है, भूटान का भूटनीज़ गुल्ट्रम है, बांग्लादेश का बांग्लादेशी टका है, मालदीव्स का मालदीवियन रुपया है और श्रीलंका का श्रीलंकन रुपी। अगर बात की जाए इनके कैपिटल सिटीज़ की तो काबुल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान, वाइल इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल स्टेशन ऑफ इंडिया, वाइल खटमंडू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल और थिम्फू भूटान का कैपिटल सिटी है, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है, माले मालदीव्स का है, ये आपको याद रखना आसान है, और इसी तरह से श्रीलंका का कोलंबो। अगर बात की जाए कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मींस प्रोविंसेस या स्टेट्स, जो भी वहाँ पर नाम है सब नेशनल लेवल का कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का। अफ़गानिस्तान के अंदर जो टर्म यूज़ होती है कंस्टिट्यूएंट यूनिट के लिए वो है प्रोविंस। पाकिस्तान के अंदर भी प्रोविंस की टर्म यूज़ होती है, नेपाल के अंदर भी प्रोविंस की टर्म यूज़ होती है और श्रीलंका के अंदर भी प्रोविंस की टर्म यूज़ होती है। तो अफ़गानिस्तान के 34 प्रोविंसेस हैं, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, इंडिया की 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स थी, लेकिन जब से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको 2 फेडरल यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है और जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया है, तो अब इंडिया की 28 स्टेट्स हैं। नेपाल के 7 प्रोविंसेस हैं। भूटान के अंदर जो सब नेशनल लेवल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, उसके लिए टर्म यूज़ होती है डिस्ट्रिक्ट। तो नेपाल के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और बांग्लादेश के अंदर ना डिस्ट्रिक्ट यानी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस या स्टेट की टर्म यूज़ नहीं हो रही, वहाँ पे डिवीज़न की टर्म यूज़ हो रही है। तो बांग्लादेश की 8 डिवीजन्स है, यानी पूरे बांग्लादेश को 8 डिवीजनों में तकसीम किया गया है। मालदीव्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है उसे एटल कहा जाता है, 21 एटल्स हैं और श्रीलंका के अंदर 9 प्रोविंसेस हैं। अगर बात की जाए इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तो अफ़गानिस्तान की डारी एंड पश्तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पाकिस्तान की इंग्लिश है, इंडिया के अंदर इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू है, नेपाल के अंदर नेपली, जोंगा भूटान की है, बंगाली बांग्लादेश की है, दविही मालदीव्स की है और तमिल एंड सिन्हला ये श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अब बात करने लगे हैं इनकी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की, यानी इनकी पार्लियामेंट्स की, इनकी जो कानून साज इदारे हैं जहाँ पे कवानीन बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं। अफ़गानिस्तान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है दैट इज़ बाईकैमरल यूनिकैमरल क्या होता है ये हम इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसे लेजिस्लेचर को कहते हैं जिसके 2 चैम्बर होते हैं, जिसके 2 हाउसेज होते हैं और आमतौर पर ये फेडरल जो डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारे यूनिटरी स्टेट्स के अंदर भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स मौजूद हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान जो है वो यूनिटरी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है और जो लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है, नेशनल असेंबली। इसी तरह से पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है वो मजलिस शूरा है, उसका नाम मजलिस शूरा है और वो भी बाई कैमरल है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो संसद भुवन बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। नेपाल की लेजिस्लेचर का कोई उस तरह से ट्रेडिशनल नेम नहीं है और लेकिन ये बाई कैमरल है और भूटान की भी बाई कैमरल है, जबकि बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो यूनी कैमरल हैं, यानी उनका सिर्फ एक ही चैम्बर है, अपर चैम्बर या लोअर चैम्बर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही चैम्बर है वहाँ पे। बांग्लादेश की यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है जिसका नाम है जतिया संसद, यानी ये उसका ट्रेडिशनल नेम है। अभी हमने बात की कि जो 5 कंट्रीज़ हैं, जो 5 स्टेट्स हैं साउथ एशियन स्टेट्स, उनकी लेजिस्लेचर बाई कैमरल है और 3 की यूनी कैमरल है। तो अफ़गानिस्तान का जो अपर चैम्बर है उसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स से भी आप याद रख सकते हैं, और लोअर चैम्बर को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली जो है वो लोअर चैम्बर है और सेनेट अपर चैम्बर है। इंडिया के केस में जो राज्य सभा है, राज्य से आपने याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू राज, तो वो अपर चैम्बर है, और लोक अवाम, इससे मुराद इससे ये जो है ये लोअर चैम्बर है, लोकसभा। नेशनल असेंबली की अगर बात की जाए तो नेपाल के केस में ये
अपर चैम्बर है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली लोअर चैम्बर है, लेकिन नेपाल में नेशनल असेंबली अपर चैम्बर है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये लोअर चैम्बर है। भूटान में जो नेशनल काउंसिल है ये अपर चैम्बर है और नेशनल असेंबली लोअर चैम्बर है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की या मालदीव्स की या श्रीलंका की, तो यहाँ वहाँ पर चूँकि जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल नहीं है, यूनिकैमरल है, एक ही चैम्बर है, तो वहाँ पे दो दो चैम्बर्स नहीं है जिनके हम डिफरेंट नाम याद रखें। इनकी जो कंपोजिशन है वहाँ पे उनके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद क्या है अपर चैम्बर में या लोअर चैम्बर में, वो मैंने मेंशन कर दी है, वो आप देख सकते हैं। पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिलीजन साउथ एशिया को डिवाइड करें तो हम इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि साउथ एशियन स्टेट्स में से सेकुलर स्टेट्स कौन सी हैं। सेकुलर स्टेट्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर जो मज़हब है वो उनका पर्सनल मैटर है और सरकारी सतह पर मज़हब के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के केस में आपको जो रिलीजियस वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगरचे बाय नेम तो ये जो स्टेट्स हैं ये सेकुलर स्टेट्स हैं, लेकिन रिलीजन का बहुत अमल दखल है पॉलिटिक्स के अंदर। हम चूँकि इस वक्त इन थ्योरी बात कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इसी तरह से भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके कोई ना कोई जिनका स्टेट रिलीजन है। जबकि अगर इंडिया और नेपाल की बात की जाए, ये दोनों जो हैं ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी इज़ इन मेजॉरिटी और ये दोनों सेकुलर स्टेट्स हैं। जबकि भूटान और श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिज़्म है वो स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया है और बाकी 4 जगहों पे जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसी तरह से बांग्लादेश और मालदीव्स, यहाँ पे इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है साउथ एशिया का कि व्हाट इज़ सिस्टम एंड देन व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम, व्हाट इज़ एशिया एंड व्हाट इज़ साउथ एशिया। साउथ एशियन रीजन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ को हमने डिस्कस करना है और उन कंट्रीज़ की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उन कंट्रीज़ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उनकी कैपिटल सिटीज़ कौन कौन से हैं, उनकी जो करेंसी है वो कौन सी है, उनके नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन से हैं। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक एक स्टेट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उसका पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस करेंगे। साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर जब हम इंडिया और पाकिस्तान को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि नेपाल को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नेपाल और भूटान ये चाइना के साथ इनके जो बॉर्डर हैं वो किस तरह से ये शेयर कर रहे हैं। 3 तरफ से ये इंडिया की तरफ इंडिया में घिरे हुए हैं और एक तरफ इनके चाइना है। तो नेपाल किस तरह से चाइना कार्ड को यूज़ करता है अगेंस्ट इंडिया, ये सारी चीज़ें हम अब अपने नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।